हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CUET MA हिस्ट्री 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आप सभी का ये CUET MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी वो MA हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। इसी तरीके से मैंने आप सभी के साथ CUET 2022 का भी क्वेश्चन पेपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको वो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। इसी तरीके से हम इस बार का भी आपके साथ क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और ये चेकआउट करने वाले हैं कि इस बार आपके एग्ज़ाम में 2023 में CUET ने MA हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा था। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। जितने भी स्टूडेंट CUET 2024 के लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2022 और 2023 के यहाँ पे क्वेश्चंस में बहुत चेंजेस देखने को मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी बार यानी कि इसी साल आपके इसमें ऐड हुई थी CUET में। दैट्स वाई अब जो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो पहले जो थोड़े बहुत सिंपल होते थे उसको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया गया। वो सब क्या है वो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये वीडियो सिर्फ वही स्टूडेंट देख सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पेशेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। बाकी आप सभी के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए हैं और इसकी CUET 2023 में कितनी कट ऑफ जाएगी इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और उसका और किस तरीके से नेक्स्ट ईयर और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि आपके CUET में MA हिस्ट्री में इस बार किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CUET का जो आपका एग्ज़ाम होता है इसमें आपके दो सेक्शन होते हैं। क्लियर हो गया? एक होता है आपका सेक्शन A और दूसरा सेक्शन होता है आपका सेक्शन B। अगर हम बात करते हैं सेक्शन A और सेक्शन B की, सेक्शन A में आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं और सेक्शन B में हमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आज की वीडियो में मैं आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, जो कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, हर एक चीज़ डिटेल में करेंगे ताकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट ईयर और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी कौन से 75 क्वेश्चन आए थे वो भी मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी। और इसकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि ये रहा आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में आपको पता है आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिखेगा। ठीक है, तो इंग्लिश से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया है जिसको आपको इसे सॉल्व करना है। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगी और आप इसको सॉल्व कर लेना कि किस तरीके से आपको सेक्शन A को कवर करना है। ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, बट इससे रिलेटेड आपके 5 ये पैसेज आप लोग देख रहे हो, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोग चाहते हो कि इसी पूरे सेक्शन A के यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के आंसर बताऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी लेकर के आऊँगी। बट जो हमारा यहाँ मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हम उस पर ज़्यादातर फोकस करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो ये 5 क्वेश्चंस के पैसेज के बाद आपको यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे आपको 2 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, लाइक ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको पता है कि सेक्शन ए में आपके रीजनिंग का पार्ट भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसे आप कह सकते हैं ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपको सेक्शन ए के पार्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देखोगे इसी रीजनिंग के ही क्वेश्चन से पूछा गया है, रीजनिंग के पार्ट से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, यानी आपका एक साइंस का क्वेश्चन आया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगेन आपसे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे तो फिर से इन्होंने आपके साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगेन मैथमेटिक्स का है, आपका रेशियो, परसेंटेज, इस पे ज़्यादातर आपको फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपसे रीजनिंग का पूछा गया, तो यानी रीजनिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है जो नंबर सीरीज है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका एक रीजनिंग का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का अभी हमने ऊपर 5 आपका एक पैसेज देखा था। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश से रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका एक ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। 17 में आपने देखा कि यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, ये भी रीजनिंग का है, जो कि आपका क्लॉकवाइज जो चैप्टर है ना रीजनिंग में, ये आपको सॉल्व करके जाना है। बहुत ही ईजी होता है, अगर रीजनिंग में तो कहीं भी किसकी कोई भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो देखो, जहाँ तक आप सभी को पता है सेक्शन ए जेएनयू वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी है आपको ज़्यादातर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे तो ये आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में सबको पता है कि आप लोगों को सारे आर्टिकल्स अच्छे खासे तरीके से आने चाहिए, सारे अमेंडमेंट अच्छे खासे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, आपको एक तरफ नेशनल पार्क दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पार्क कौन से स्टेट में, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कह सकते हो, रीजनिंग का भी कह सकते हो, दोनों में इस तरीके का मिलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स की आप इसको देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो 22 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ सही नहीं है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो ये चलिए हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका एक क्वेश्चन अभी तक हमें सेक्शन ए में हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिला, विच लार्ज हड़प्पा साइज इज लोकेटेड इन हरियाणा। इतना इजी और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपके इसमें से कौन सी हड़प्पा साइट जो है हरियाणा में यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपके ऑप्शन से धोलावीरा, आलमगीरपुर, कालीबंगन और राखीगढ़ी। तो आपको जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताना है मेरे बताने से पहले, और साथ ही साथ इसमें जो बाकी के भी जो 3 ऑप्शन है ना, वो वाली हड़प्पा की साइट कहाँ पर कौन से साइट पर हमें देखने को मिलती है, वो भी आपको कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी साइट कौन से जगह पर कौन से स्टेट पर लोकेटेड है। और जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि CUET एग्ज़ाम के लिए MST से रिगार्डिंग अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आगे 2024 के लिए भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे, उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। और रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी, अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अब तक मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दिया होगा। अब हम एक एक करके देखेंगे कि अभी कौन सी हड़प्पन की जो साइट्स हैं वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है। तो जैसे कि हम सभी ऑलरेडी जानते हैं कि जो आपका धोलावीरा है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपके गुजरात में लोकेटेड है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर तो नहीं हो सकता। अगर हम आलमगीरपुर की बात करेंगे, आलमगीर आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपके मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और कालीबंगन आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, आपके राजस्थान में। इट मीन्स जो राखीगढ़ी है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपके हरियाणा में। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखो वैसे तो सबका ये क्वेश्चन जो नंबर है वो ऊपर नीचे होगा, बट आप लोग उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मेनली आपका फोकस अपने क्वेश्चन पे होना चाहिए, किस तरीके से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है
इस सेक्शन ए में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो बहुत सिंपल से पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको आप फोकस उस पर भी होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने क्वेश्चंस के आंसर देख लिया और उसको सॉल्व कर लिया। आपको ये भी फोकस करना है कि बाकी के ऑप्शंस भी क्या कह रहे हैं और ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यही बात मैंने लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट से भी कही थी और यहाँ पर इस बार के एग्जाम में उनको बहुत हेल्प भी मिली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, अगेन आपसे मैथमेटिक्स का पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और नाउ लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, तो ये है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि आपके इंग्लिश में आता है। तो ये थे आपके सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे आपके सेक्शन यानी पार्ट बी हिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ से हम लोग अब मेन चीज़ देखेंगे और पूरा फोकस हमारा इसी पर होगा और सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना है और हर एक क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर है तो वो क्यों है और इससे रिलेटेड और क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि आफ्टर विच बैटल द पैटर्न ऑफ कंपनीज कमर्शियल रिलेशन विद इंडिया अंडरवेंट अ क्वालिटेटिव चेंज। यानी कि यहाँ पर इनका पूछने का क्या मतलब है कि आपको बताना है कि कौन सी लड़ाई के बाद आपकी कंपनी के जो भारत के साथ कमर्शियल रिलेशन थे उसमें आपके गुणात्मक जो चेंजेस यानी परिवर्तन आए हैं वो कौन से लड़ाई के बाद आपको देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपके एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा है आपका बैटल ऑफ बक्सर, थर्ड ऑप्शन है आपका बैटल ऑफ रामगढ़ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले आपको तो सारे के सारे जितने भी बैटल्स हैं सबके ईयर भी पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पहले हम इस क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइव देख रहे हो या फिर आप बाद में ऑफलाइन देखेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ताकि आप ये देख सको कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है ऑलरेडी आते हैं और आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो और कितना डीपली आपको उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से नज़र आए। अब आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि कौन सी लड़ाई के बाद आपकी जो कंपनी के भारत के साथ कमर्शियल रिलेशन थे उसमें गुणात्मक जो परिवर्तन आए थे वो कौन सी लड़ाई के बाद आए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका बैटल ऑफ प्लासी। यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 4 बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है और सभी को पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलता है कब, 1757 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जितने भी स्टूडेंट ने दिया है आप सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जब आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, इसके बाद क्या हुआ आपके यहाँ पर नवाब ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलते हैं। तो बंगाल का जो नवाब आपको देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, इट जस्ट लाइक अ पपेट, यानी उन्हें एक कठपुतली बना दिया गया था और जो रियल पावर अब आप देखोगे तो किसके हाथों में आ गई थी, आपके कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। ये चीज़ आप देखोगे कब, जब आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। क्लियर हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताना बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, बाकी मेरी कंप्लीटली जो बैटल्स हैं इंडियन हिस्ट्री की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, जाके मैंने आपको सारे के सारे इंडियन के बैटल्स और कौन से बैटल्स कौन से ईयर में और किसके बीच में हुए थे वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब समझ गए, बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है द रियल ग्रेटनेस ऑफ द चोल एम्पायर स्टार्टेड विथ एक्सेशन ऑफ।
तो यहाँ पर ये आपसे क्या पूछना चाहता है कि आपके जो आपका चोल साम्राज्य था उसकी वास्तविक महानता जो है वो किसके परिग्रहण के साथ शुरू की गई थी, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है उत्तम चोल, दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ दे रखा था अरुमोली वर्मन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सुंदर और फोर्थ ऑप्शन है आपका अरिंजय। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है चोल एम्पायर का जो रियल ग्रेटनेस कब स्टार्ट होता है, किनके पीरियड में, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखो जैसे कि चोला एम्पायर सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है और पढ़ते हुए भी आ रहे हैं और इतना डिटेल में आप सब ऑलरेडी जानते हो। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुवली मरवन के टाइम पर आपका जो चोल एम्पायर का ये रियल ग्रेटनेस थे। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी बताया क्वेश्चन नंबर 27, वो सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी पता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर वो भी होंगे जिनको इनका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे उनके माइंड में होगा कि मैम रियल ग्रेटनेस जो चोला किंगडम का जो हमारा हमें देखने को मिलता है वो किसके काल में देखने को मिलता है, आपके राजा राज फर्स्ट के टाइम पर, राइट। आपके माइंड में यही आ रहा होगा। तो बिल्कुल यही है जिनको इस दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। इसीलिए इन्होंने क्या करा, आपको एग्जाम में राजा राज फर्स्ट ना दे करके इनका जो दूसरा नाम है अरुमौली वर्मन ये दिया है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाए। जितने भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे खासे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को समझा होगा, पढ़ा होगा, उन स्टूडेंट को बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और उन्होंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसको टिक लगा दिया होगा। बट यहाँ पर आपको एक यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को कुछ भी कोई भी रूलर्स के नेम आप पढ़ रहे हैं तो उनके दूसरा नेम जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, या वो किस नेम से फेमस थे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके जो यहाँ पर एग्जामिनर है उनको पता होता है कि जो कॉमन नेम है ये तो सबको पता होता है, बट दूसरी चीज़ों पे इंसान जो है वो कम ध्यान देता है। तो इसीलिए आपको जितने भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो जो ये गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी मत करना। इनका टाइम पीरियड आपको पता है 985 से 1014 का टाइम पीरियड है और राजा राज फर्स्ट के टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो राजा राज फर्स्ट ने आप देखोगे 3 साम्राज्य 3 किंगडम को भी हराया था। तो वो कौन से राज्य थे, आपके पांड्या, आपके केरल एंड देन आपका सेलोन। तो ये 3 एम्पायर्स यानी कि 3 किंगडम्स को इन्होंने हराया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राज फर्स्ट थे जिनको और क्या बुलाया जाता है, ऑल्सो नोन एज। तो आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, यानी कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ चौहान रूलर, यानी अर्ली मेडिएवल से क्वेश्चन आया है, टू पेट्रोनाइज पोएट एंड स्कॉलर्स, built many magnificent temples including a Sanskrit college at Ajmer and the Anasagar Lake। आपको यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को अच्छे खासे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये आपसे सिंपल तरीके से पूछ रहे हैं कि इनमें से आपका वो कौन सा चौहान शासक था जिसने आपके कवियों और आपके विद्वानों को संरक्षण देकर अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज के साथ साथ आपका अनासागर झील के साथ साथ और कई शानदार जो मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कौन थे, पृथ्वीराज थर्ड, जयचंद थे, या फिर विग्रहराज, या फिर पृथ्वीराज सेकंड। वो कौन सा चौहान रूलर था ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट ने जिसको जो भी लग रहा है, अगर गलत भी आप बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी स्टूडेंट को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इनमें से वो कौन सा चौहान रूलर था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी विग्रहराज जो थे आपके चौहान रूलर इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी इसको पढ़ें या देखें तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया आप सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसके अलावा अगर हम और भी चीज़ें बात करें, जैसे कि आपका ये जो अनासागर जो लेक है
ये आपके अजमेर का है, ठीक है। अगर ये भी आपको जानना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपके अजमेर का एक पॉपुलर लेक आपको देखने को मिलेगा और ये आपके एक इंडिया का लार्जेस्ट लेक में से एक माना जाता है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज थर्ड आप सभी देख सकते हो, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी अगर हम कुछ जाने तो पृथ्वीराज चौहान से यहाँ पर आपके चौहान्स डायनेस्टीज़ में हमें ये देखने को मिलते हैं और इनके टाइम पर, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स भी अब इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। चंद बरदाई, ठीक है। चंद बरदाई भी इन्होंने अपने इसी समय पर ये बुक लिखी थी, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। देखो आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी साल आपके CUET में ऐड हुई है। तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स आपको ऑलरेडी पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो CUET के एग्ज़ाम में इस बार ज़्यादातर आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो आगे के लिए भी आपको जितने भी स्टोरियोग्राफी का सेक्शन है, बुक्स एंड ऑथर्स का सेक्शन है, इसको आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ताकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियाँ आप लोग अच्छे से कर सकें और बुक्स एंड ऑथर जितने भी पूछे जाए वो सब आप ईजिली से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी देख सकते हैं, ये आपका एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होती है इसको सॉल्व करने में। लेकिन चलिए देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। असर्शन दिया है द थियोसॉफिकल सोसाइटी एडवोकेटेड रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन, और इसका कारण दिया है बिकॉज आपके मैडम HP बलस्काई केम टू इंडिया। तो ये एक कह सकते हैं एक अलग सी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछ ली गई है और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर बोथ A एंड R आर ट्रू, और जो R यानी जो रीज़न है वो एक आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों बात सही है लेकिन R जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या सिर्फ पहला ऑप्शन सही है और रीज़न गलत है, या फिर आपका असर्शन गलत है और आपका जो रीज़न है वो सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो देखो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B है, यानी कि जो दोनों चीज़ें दे रखी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ कर जाएंगे तो आपको अच्छे खासे तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बताया था कि मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक तरफ लिस्ट 1 है एक तरफ लिस्ट 2 है। ईयर मैंने आपको पहले भी कहा था आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। एक पहला क्वेश्चन है मार्शल एक्सकवेटेड मोहनजोदारो डॉक्टर सैनी। तो ये पूरा जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जितने भी लोग यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये सभी पढ़ कर गए हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जब मैंने आपका इंडस वैली का टॉपिक कराया था तो ये सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी बताया था। बाकी जितने भी स्टूडेंट 2023 के CUET के बैच में थे वहाँ पर भी हमने इसको अच्छे से कवर किया ही था। तो आपको बताना है मोहनजोदारो हड़प्पा और आपके वर्ड्स ने कब हड़प्पा को क्या खोजा था, और कनिंगम फाइंड एन हड़प्पन सील तो कौन सी चीज़ कौन से ईयर में हुई थी ये आपको बतानी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और जल्दी से जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट को जिनको ईयर नहीं पता होता बट आपके ऑप्शंस भी बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके जो जॉन मार्शल थे उन्होंने मोहनजोदारो को कब खोजा था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से ईयर में था, यस 1931 में। इसका मतलब फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन में जाओ और देखो A का B कहाँ दे रखा है जो कि आपको थर्ड में दिख रहा है। तो देखो आपका टाइम बचेगा और डायरेक्टली आपको आंसर ऑप्शन नंबर C मिल चुका है, क्योंकि एक सेकेंड ऑप्शन नंबर A में भी है, सॉरी वेट, ठीक है वेट करते हैं। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर थर्ड में दोनों में दिख रहा है कि ए का ऑप्शन क्या है, बी सेकंड दे रखा है, यानी कि आपका सेकंड और फोर्थ तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन सा एक राइट आंसर है, वो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है डॉक्टर सैनी एक्सकवेशन एट हड़प्पा। तो ये आपको पता है इसको कब किया था आपके, ये तो सबको पता है 1921 में, यानी आपके बी का राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर सैनी ने बी का थर्ड, तो बी का थर्ड आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ये ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हुआ। ठीक है, तो थर्ड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 90-40 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट वाला तो आप लोग समझ ही गए, आपका 1853 में कनिंघम ने हड़प्पा की सील को फाउंड किया था। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है 1931, देन 1921, 1940 एंड लास्ट आएगा आपका 1853। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो जितने भी लोगों ने थर्ड बताया है और जो इस बार एग्ज़ाम दे करके आए हैं और आपने इस क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड लगाया था, तो आप सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इससे एक चीज़ समझ आ गई, 10 वाली का टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन नंबर 31 में, हु अमंग द फॉलोइंग अ फीमेल डिवोटी ऑफ शिवा, यानी कि इनमें से कौन शिव की भक्ति, वो भी फीमेल भक्त कौन सी थी, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मीरा, सेकंड ऑप्शन है आपके अंडल, थर्ड वन है आपका कराईकल अमयार या फिर आपका मेराची। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फीमेल डिवोटी ऑफ शिवा। तो इसका आंसर आप सभी जानते हो और आपने कई बार पढ़ा है। तो फीमेल डिवोटी जो थी शिव की, वो कौन थी, आपकी कराईकल अमयार। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आपके करिकल MAR की अगर हम बात करें तो ये सब आप पढ़ते हो ना, इनके तमिल से जो भी साहित्य आप देखोगे वो किस में देखने को मिलती है, आपके तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, ये एक भक्ति पोएट थी, एक संत थी, कौन से टाइम पीरियड पे, आपके 6th सेंचुरी AD, 6ठी शताब्दी ईस्वी में आप देखोगे कि ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ और भी इसको आप जितने भी आपके लॉर्ड शिवा के डिवोटी होते हैं, टोटल हमें कितने डिवोटीज देखने यानी नेरांस देखने को मिलते हैं, वो है 63। वो आप सब कुछ ऑलरेडी जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था अपने बैचेस में, वहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट को। और अगर एक चीज़ और, अगर आपसे ये पूछा क्या जाए, लेकिन आप अपने ऑप्शन में ही देख रहे हो अंडर, अगर ये तब राइट आंसर होता जब यहाँ पे लॉर्ड शिव की जगह लॉर्ड विष्णु होता। ठीक है, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में लॉर्ड शिव की जगह लॉर्ड विष्णु आ जाए, तब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है और इसके अकॉर्डिंग करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 जैसे कि आपको पता है CUET में 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी आपसे क्रोनोलॉजिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार भी आपको आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इसको अरेंज करना है, कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी चीज़ बाद में। तो जल्दी से आप सभी इसको अरेंज करिए और बताइए कौन सी चीज़ कब हुई थी। सबसे पहले आपका एंग्लो सिख वॉर पूछा गया है। नेक्स्ट आपका पहला जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, ये कब हुआ था, हमारे भारत में सबसे पहले रेलवे को कब इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद संथाल का रिबेलियन आपको बताना है और उसके बाद अवध को कब अनेक्स किया गया था, ये आपको बताना है। इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको अरेंज करना है। अगर आपको इन सबके ईयर पता होंगे तो आप इसको ईजिली से कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। सभी को रिस्पॉन्स करना है जिसको जितना भी आइडिया है। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अरेंज करने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कौन सी चीज़ कब हुई थी। एंग्लो सिख वॉर की अगर हम बात करेंगे जो, तो ये हुआ था आपका 1845 से 46 के बीच में। ठीक है,
और किसके बीच में हुआ था? आपके सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। और भी आपको सिख वॉर देखने को मिलते हैं। सेकंड अगर हम बात करेंगे फर्स्ट अफगान वॉर, तो सभी को पता है जो आपका जो पहला अफगान का वॉर हुआ था वो 1838 में स्टार्ट हुआ था और 42 तक चला था, राइट। तो यहाँ पर आपके ब्रिटिशर्स और आपके जो सैनिक थे उनके बीच में काबुल के उसमें आपको देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन हमारे भारत में जो रेलवे आया था वो कब आया था? तो सबको पता है वो आपके अप्रैल में आया था 1853 में। डन। संथाल रिबेलियन की बात करें, इनका टाइम पीरियड आपको पता है 1855 से 1856 तक चला था। और यहाँ पर आपके दो लीडर थे जिन्होंने इसको ये वाला जो विद्रोह है इसको स्टार्ट किया था। एक थे आपके सिद्धू और दूसरे थे आपके कान्हू मुर्मू, ठीक है। ये दो लीडर्स थे जिन्होंने आपके संथाल रिबेलियन को स्टार्ट किया था। और आपके आपके अवध को कब अनेक्स किया गया था? तो ये भी आपको सबको पता होगा, फरवरी में 1856 में। अब हम इसको अरेंज करने की बात करते हैं तो आप सभी को पता है, सबसे पहले देखो हमें देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था जो कि 1838 से 1842, यानी कि आपको अपने ऑप्शन में चेक करना है कि बी ऑप्शन फर्स्ट कहाँ है। तो एक आपको सेकंड और एक आपको थर्ड में नज़र आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 तो आपका हो ही नहीं सकता। आगे देखेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि नेक्स्ट आपको हमें 42 के बाद आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी कि फर्स्ट अफगान वॉर के बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, क्योंकि ये 42 के बाद ये ख़त्म हो गया, 45 में ये स्टार्ट हो गया। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसका करेक्ट सीक्वेंस ये था। फर्स्ट अफगान वॉर मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से सेकंड अफगान वॉर आप देखोगे जो कि आपका 1878 से 80 तक चला था। और नेक्स्ट आपका थर्ड अफगान वॉर 1990 में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी ईयर्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। इस बार तो इन्होंने थोड़ा ठीक दिया है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके ईयर भी सेम होते थे, तो यानी कि आपको मंथ भी पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक मंथ पता नहीं होंगे तो आप इसको कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो मैं दोबारा से यही कहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, आपको ईयर पता होने चाहिए, सबके जितने भी ईयर्स है सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पे जुड़ चुकी है, तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी अच्छा खासा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपसे मीमांसा का यहाँ पे लिटरली मीनिंग पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का, कि मीमांसा का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है डिस्कशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड वन इज मीन्स ऑफ अटेंडिंग सेल्वेशन एंड द फोर्थ वन इज डिवोशन एंड सेल्वेशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि मीमांसा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मीमांसा का यहाँ पे लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपके तर्क और व्याख्या की कला, ये मतलब होता है आपके मीमांसा का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आपने मैक्सिमम देखा भी है कि ये लोग आपसे क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म आपको दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि आपका वैदिक पीरियड का जो टॉपिक है वहाँ से भी कोई भी आपको टर्म दे देंगे और वहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि इस टर्म का क्या मीनिंग होगा। तो आपको हिस्ट्री के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आने इम्पॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है भारवी किरत अर्जुनियम डिस्क्राइब्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिव एंड अर्जुन इन। तो आपको बताना है भारवी ने आपके शिव और अर्जुन के बीच में जो विवाद हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो उन्होंने किस में डिस्क्राइब किया, ये चीज़ आपसे यहाँ पूछी जा रही है। पहला जो दिया है 18 कैंटोन्स में, सेकंड है आपका 20 कैंटोन्स में, थर्ड है आपका 60 कैंटोन्स में, या फिर 21 कैंटोन्स में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी।
बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपसे पूछा गया है, तो याद रखना आपका जो भारवी ने कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे शिव और अर्जुन के बीच में, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 18 कैंटोन्स। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है, 18 कैंटन्स इसका राइट आंसर है। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो किरात अर्जुनियम है ये क्या है, एक फेमस महाभारत कथा है, ठीक है। और भारवीय इस महाकाव्य के क्या है, एक संस्कृत का सबसे बड़े काव्य भी माने जाते हैं। तो क्या ही ये पोएट है, ये भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और जो ये पोएम इन्होंने लिखी थी कौन सी भाषा में लिखी थी, संस्कृत भाषा में। ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने आपके शिव और अर्जुन इनके दो मेन करेक्टर थे, ये आपको याद रखना है। जैसे कि महाभारत में आपके पांडवों के निर्वासन के टाइम पर आप देखोगे तो ऋषि व्यास ने उन्हें निर्वासन अवधि का उपयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर सलाह भी दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और टोटल मैंने आपको बता दिए कितने कैंटोन्स थे, 18। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ए है। भारवी एक पोएट हैं जिन्होंने ये लिखी थी आपके संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला यहाँ पर दे रखा है, देवेंद्र नाथ टैगोर कैरिड फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो आपका राजा राम मोहन रॉय का ट्रेडिशन था उसको आगे लेकर के गए थे। और नेक्स्ट वन इज ब्रह्मो समाज डिड नॉट मेक एफर्ट्स टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। तो ब्रह्मो समाज आप सभी को पता है कि वो आया था, तो ब्रह्मो समाज ने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले हिंदू रिलीजन में कोई भी सुधार करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है आपके, परमहंस मंडली बिगन रिफॉर्म्स इन बॉम्बे। तो आपके जो परमहंस मंडली थी इसकी शुरुआत आपके बॉम्बे में हुई थी। स्वामी विवेकानंद पॉपुलराइज थे वेदांत में। और लास्ट वन है, रामकृष्ण परमहंस जो है वो डिसाइपल थे आपके स्वामी विवेकानंद के। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो क्यों गलत है। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि जो चीज़ गलत है तो क्यों गलत है ये भी आपको अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक एक करके कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आपके राजा राम मोहन रॉय का ट्रेडिशन को आगे लेकर गए थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये काम इन्होंने किया था। तो रही बात ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि आपके चारों ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक है। ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और ए सी ई। इट मीन्स ए तो आपका राइट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन है, ब्रह्मो समाज डिड नॉट मेड एफर्ट टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। तो आपको भी पता है ये ऑप्शन गलत है, क्यों, ये नॉट की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एफर्ट दिया था आपके हिंदू रिलीजन में सुधार करने के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। जहाँ जहाँ भी ऑप्शन में बी दिख रहा है उस ऑप्शन को ही हम कट कर देंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए और बी में नज़र आ रहा है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं। तो ए सी तो हमारा करेक्ट है, या तो अब आपका डी सही है या तो ई। देखिए आइए चलिए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद पॉपुलराइज्ड वेदांत एज फुल्ली रैशनल। तो बिल्कुल ये सही बात है, स्वामी विवेकानंद जो है वो पॉपुलराइज थे वेदांत के। तो यानी कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर ई गलत है, तो क्यों। रामकृष्णन परमहंस वॉज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो आपके स्वामी विवेकानंद के जो डिसाइपल हैं वो आपके अलासिंगा पेरूमल थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अलासिंगा पेरूमल लिखा होता तो इसका ये राइट आंसर होता, बट यहाँ पर ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है या आप लोगों को इसकी नॉलेज होगी। तो वो इजीली से उन्होंने थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लगाया होगा। तो बाकी के दो ऑप्शन क्यों गलत थे वो मैंने आपको बता दिया। तो यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
बट ये इतने स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, मैं 100% के साथ बोल सकती हूँ। और जितने भी स्टूडेंट ने ये CUET का एग्ज़ाम अभी दिया है ना आप लोगों ने, और जल्दी से, और बाकी जो मेरे भी लाइव वीडियो या ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इंडिया विंस फ्रीडम की जो ये बुक है ये किसने लिखी थी। मौलाना आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, VD सावरकर ने और VP मेनन ने। 4 ऑप्शन है। इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक किसने लिखी थी, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये मिस्टेक करी है, और ये क्वेश्चन सही करते हुए भी बहुत सारे लोग गलत करके आए होंगे। और जितने अभी एग्ज़ाम दे करके आए, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा कर आए थे। इंडिया विंस फ्रीडम की जो बुक है ये किताब किसने लिखी थी, कौन थे इसके ऑथर, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन A, B, C या D, जितनी जल्दी हो सके। तो अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने, मुझे पता है इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर क्या दिया होगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर B। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने, क्योंकि जितने भी और स्टूडेंट थे उन्होंने भी मुझे यही बताया था, और एग्ज़ाम में भी मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही लगा कर आए हैं। और आप में से भी अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होंगे जिन्होंने इसका राइट आंसर ऑप्शन B ही बताया होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया विंस फ्रीडम की जो बुक है ये आपकी मौलाना आज़ाद ने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सिंपल और इजी तो था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आए। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप पढ़ के जाते हैं तो जल्दबाजी ना करके बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इस, और यहाँ पर आपके एग्जामिनर को भी पता था कि ये चीज़, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम स्टूडेंट B के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पे देख सकते हो आपने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर A। तो यही मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ कि ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यूलिथिक एज टू ब्रोंज एज सिविलाइजेशन फर्स्ट टू प्लेस इन, आपको बताना है इसमें सबसे पहले आपके नवपाषाण काल से लेके आपके कांस्य युग की सभ्यता तक सबसे पहली सभ्यता कौन सी बनी थी, कौन आया था। मेसोपोटामिया, आपका इजिप्ट यानी मिस्र, ग्रीक यानी यूनानी, या फिर आपका रोम। तो ग्रीक और आपका जो रोम है ये आप सभी को पता है कि ये आपका एम्पायर यानी कि साम्राज्य है। मेसोपोटामिया और इजिप्ट जो है वो आपकी सभ्यता है यानी कि सिविलाइजेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले सभ्यता आई थी, एम्पायर तो बाद में बने थे। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो A होगा या तो B। तो ये राइट आंसर सभी को पता है, मेसोपोटामिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे वेल्दी सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। इसका राइट आंसर सबको पता है, मेसोपोटामिया जो है आपके यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में हमें ये देखने को मिलती है। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में देखोगे अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी खासी तरीके से अगर आप सभी पढ़ कर गए होंगे तो ईजिली से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया है। पहला है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड अ रॉयल चार्टर इन 1600। It was not given a monopoly of all trade. Third one is, the company formally started trading in India after setting score with the Portuguese. And the last one is, it was a joint stock company of London merchant. अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है और सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ा है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमें 1600 में ही आई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B है, इट वॉज नॉट गिवन मोनोपोली ऑफ ऑल ट्रेड। वो मोनोपोली ही तो थी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक मोनोपोली कंपनी थी। तो ऑप्शन B तो आपका गलत हो जाता है।
तो आप अपने ऑप्शन में देखो, जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वो ऑप्शन आपका कट हो जाता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो आपको ईजिली से मिल गया। बाकी के 2 ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान देना है और आपको अपना टाइम भी बचाना है। और आप कोई भी एक ऑप्शन सही दिखता है आपको, तो फिर आप ऑप्शंस में जाना चाहिए आपको, ताकि आपका टाइम बचे और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको फट से आपका आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन आपसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है गलत है, ठीक है। करेक्ट और रॉन्ग दो वे अलग है, ध्यान से बस पढ़ने वाली बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आपसे पूछा है। पहला यहाँ पर आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं, थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चंस को किया नहीं होगा, क्योंकि इसको कभी पढ़ा नहीं गया और अभी तक मैंने अपनी किसी भी चीज़ में आपको ये क्वेश्चंस करवाया भी नहीं था। बट ये ज़रूर है 75 क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि आपने कभी कहीं देखा ही ना हो, तो उनमें से ये एक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लो, ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी बी, डी और ई। आपका बी, डी और ई जो है ये ऑप्शन आपके गलत है। बाकी प्रिपेरेटरी इज आइडेंटिफाइड इस काथ्यापुली पुतली, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं बी, डी और ई तो गलत है। सी द कोर्ट प्यूपिटरीज क्लेम दैट देयर प्यूपिट हैड लाइफ, तो बस ये 2 ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, 75 में से 1-2 क्वेश्चंस आप नहीं भी करके आएंगे, ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो क्या सही है क्या नहीं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके वैदिक पीरियड ऋग्वेदिक से, यहाँ से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है। इन ऋग्वेद कैटल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ वेल्थ। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कैटल है ये एज अ कौन सा सिंबल कंसिडर करता है, तो याद रखना वेल्थ एंड अ वेल्थी पर्सन, जिसको क्या बुलाया जाता है, आपका गोपा, गोमत और आपके दुहित्र या फिर गोवाला। तो ये सभी को पता है, हमने कई बार पढ़ा है। वैदिक पीरियड का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया है, जो कि आपको मेरे एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर हमें पता है कि कैटल को यहाँ पर एक जो आपका सिंबल है वेल्थ और वेल्दी पर्सन का, उसको गोमत बुलाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने बी ही दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट 2024 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है सितंबर से, ठीक है। जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको नोट्स, आपके मॉक टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के अंदर। अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को लेना चाहता है, जहाँ पे आपके पूरे CUET के सिलेबस को कवर अप कराया जाएगा, तो आप लोग 8881969880 इस नंबर पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर, सिर्फ इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना आपको। मैसेज के थ्रू बाकी की इन्फॉर्मेशन आप लोग इस कोर्स के रिगार्डिंग ले सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें एनरोलमेंट कराना स्टार्ट कर दिया है, तो सितंबर से आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि हमारे एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में है, आपके मई जून में बहुत टाइम है, अभी से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ोगे तभी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो सितंबर से मैं नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बाकी की इसकी वीडियोस से रिगार्डिंग मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखी है, उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप इस नंबर पे बाकी की अपडेट इस कोर्स के रिगार्डिंग ले सकते हो, और हो सके तो जल्दी से एनरोलमेंट करा लो। सितंबर से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी के स्टूडेंट नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप इस कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल पूछ सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल भी है हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और बाकी की अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप सभी को देनी थी। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स में एनरोलमेंट करा लीजिए। बाकी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले दिनों में जितनी भी चैनल पे वीडियोज़ आए उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज और आपको करेक्ट की बात बतानी है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है।
पहला है कि 1605 में 1605 में सिख वर नॉट लिविंग इन मैनी सिटीज़ ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी जो आपके सिख थे वो आपके मुगल एम्पायर के बहुत सारे सिटीज़ में नहीं रहते थे। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव वर नोन एज मनसद। थर्ड वन इज है आपका कि आपके मनसद ब्रॉट देयर ऑफरिंग टू रामदासपुर एटलीस्ट वंस अ ईयर। फोर्थ वन है ओनली मेंबर्स ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट वर इंक्लूडेड अमंग्स ऑफ द सिक्स। एंड फिफ्थ वन इज अंगद वॉज नॉमिनेटेड एज गुरु इन द लाइफ टाइम ऑफ गुरु नानक। तो यहाँ पर 41 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, पहले तो आपको पता है कि जो अंगद है वो नॉमिनेट हुए थे एज अ गुरु आपके गुरु नानक के लाइफ टाइम के लिए, ये बात सबको पता है। तो ऑप्शन ई तो करेक्ट है जो आप सभी जानते हो, यानी कि आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड है ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि ए और बी, ठीक है, ए और बी में से कौन सा सही है ये देखने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए, चेकआउट करते हैं। इन 1605 सिख वर नॉट लिविंग इन मैनी सिटीज ऑफ द मुगल एम्पायर, तो ये बात गलत है क्योंकि देखो नॉट नहीं, वो रहते थे बहुत सारे सिटीज़ में मुगल एम्पायर के टाइम पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, इट मीन्स आपका ऑप्शन पहला भी यहाँ पर गलत होगा। अब देखते हैं सी या फिर ऑप्शन डी में ही आपका कोई करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ई ऑप्शन भी सही है जो हम देख चुके हैं। अब तो या सी सही है या फिर डी सही है। अब हमें ये देखना है सी और डी में से कौन सी बात आपकी यहाँ सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सी मनसद ब्रॉड देयर फीलिंग टू रामदासपुर एटलीस्ट वंस अ ईयर, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। डी क्यों गलत है, ओनली, देखो पहली चीज़ ना, स्टेटमेंट में कभी भी ओनली वर्ड आ जाए तो वो गलत ही होता है, ठीक है। तो डी इसलिए आपका गलत होता है। 41 का जो राइट आंसर क्या समझ आया कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट है, और जितने भी लोगों ने डी बताया था वो बिल्कुल सही। स्टेटमेंट वाइज के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पता होना चाहिए और उसको आपको ध्यान से पढ़ना भी है, कब नॉट है और कब नॉट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख रहे हैं आपके पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, वो भी दिल्ली सल्तनत के ऊपर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा है ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द कंट्री साइड वॉज जर्नली कैरिड आउट बाय करवानिया। अब इसका रीज़न क्या दे रखा है, इट वॉज टू फिल अप द रॉयल स्टोर्स। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक कथन दे रखा है और दूसरा उस कथन का जो यहाँ पे बात कह रहे हैं उसका कारण दे रखा है, क्या उसके पीछे ये कारण है या नहीं। तो आपके पास यह 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो, अगर हम यहाँ कथन की बात करें कि दिल्ली सल्तनत द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन फ्रॉम द कंट्री साइड वॉज जर्नली कैरिड आउट बाय करवैंस, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इट वॉज टू फिल अप द रॉयल स्टोर्स, तो ये आपके जितने भी रॉयल स्टोर्स होते हैं उसको फिलअप करते हैं, तो ये बात है गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होता है कि इन्होंने कथन तो सही दिया है बट जो उसका कारण बताया है वो गलत है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे देख सकते हैं, आपसे पूछा गया स्टार्टेड द रैयतवड़ी एक्सपेरिमेंट इन बारामहल। तो यहाँ पर आप लोगों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रखा है और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से ऑलरेडी करा है। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडर्न हिस्ट्री की चेकआउट कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस सबको पता है, हमने आपका जो परमानेंट सेटलमेंट था वो देखा था, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, ना कि आपका रैयतवड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, यस बिल्कुल अलेक्जेंडर रीड, जिन्होंने आपका ये रैयतवड़ी स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से नजर आए। 44 में देख सकते हैं विच एक्ट इस्टेब्लिश लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट इन बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जो कि इस्टेब्लिश हुआ लिमिटेड, वहाँ पे आपको सेल्फ गवर्नमेंट लिमिटेड देखने को मिलती है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। वो एक्ट ऑफ 1892 था,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 था, या इल्बर्ट बिल था 1883। तो जल्दी से बताओ ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा सही होने वाला है। जब हमने ये कोर्सेज में मैंने आपको ऑलरेडी सारे एक्ट और काउंसिल डिटेल में करवाया हुआ था और उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी थी, ठीक है। तो वो एक्ट कौन सा होगा, वो एक्ट था आपका आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में कोर्स में कराई थी। यूट्यूब पे अभी मैं इस पर वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, बहुत जल्द मैं सारे एक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आपकी अर्ली कैपिटल, हर्षवर्धन की कैपिटल आपसे पूछी है कि क्या है, ठीक है। आपके तनेश्वर, कन्नौज, प्रयाग और मथुरा, और अर्ली पहले की पूछी है। हर्षवर्धन के एंड में आपको पता सबकी जो कैपिटल थी वो कन्नौज थी। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये लगाया भी होगा, जो कि गलत है, ठीक है। अर्ली कैपिटल हर्षवर्धन की पूछी है, तो राइट आंसर आपका है थनेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में आपको अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको फिर करेक्ट बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन, जो पहला स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस मीट गोएबल्स एंड हिटलर इन बर्लिन। सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक आपके गोएबल्स और हिटलर से बर्लिन में मिले थे। और दूसरा स्टेटमेंट है कि आपके इंडियंस ने कैप्चर किया था नॉर्थ अफ्रीका को, और बाद में इसको हैंड ओवर कर दिया था टू हिम टू स्टार्ट इंडियन लीजन। यानी कि आपके इन्होंने, इंडियन ने कैप्चर किया था नॉर्थ अफ्रीका को और बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र को हैंड ओवर कर दिया था। क्या ये बात सही है या नहीं? तो आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है या दूसरा सही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सुभाष चंद्र बोस आपके गोएबल्स और हिटलर से मिले थे बर्लिन में, और यहाँ पर आपके भारतीय के लोगों ने नॉर्थ अफ्रीका को कैप्चर भी कर लिया था और सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर भी कर दिया था, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 47 की तरफ बढ़ेंगे। अगेंस्ट बुक्स आपके स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इस बार आपके एवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास, कि जहाँ आप जानते हो चिंपैंजी से हम जो ह्यूमन बीइंग बने उसका पूरा प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसमें पहला दिया है होमो हैबिलिस विच मीन्स अ हैंडी और स्किलफुल मैन, दिस वॉज नोन सो एज ही हैड हैंड्स। तो यहाँ पर 47 में एक चीज़ आपको समझ आ गई। देखो होमो हैबिलिस, इससे पहले आपके होमो का ही मतलब क्या होता है, आपका ह्यूमन यानी मानव होता है। यहीं से हम इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। होमो हैबिलिस के बाद आपका होमो इरेक्टस आता है, फिर आपके होमो सैपियंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, होमो हैबिलिस का मतलब क्या है, एक हैंडी और स्किलफुल मैन, बिल्कुल, क्योंकि यहीं से अब आप इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे हो, यहीं से अब आपके वॉइस क्रिएट होगी, ब्रेन का साइज चेंज होगा, ये सब। बट इसका मतलब ये नहीं है दिस वॉज नोन सो एज ही हैड हैंड, इस समय आप जानते हो उनके हाथ नहीं थे, तो कारण तो ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बोथ ए और आर जो कारण दिया है सही है, लेकिन जो रीज़न दिया है ना कि आपका जो कथन दिया है वो आपके मैच करता है, वो बिल्कुल गलत है। दैट्स वाई 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये इसका कारण नहीं माना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में देखोगे आप, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आप एक चीज़ समझ लो कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। वन वर्ड तो आप लोग ईजिली से निकाल सकते हो, बट इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग वैसे ही टॉपिक को पढ़ो और जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसी बेस पर करो, ठीक है। 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, एग्रीकल्चर कंडीशन इन द गंगेटिक बेसिन वाज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द इंडस कल्चर। दूसरा है कैनाल्स और डाइक्स वर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन गंगेटिक बेसिन। तो 48 का राइट आंसर बताना है कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना। हम सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं डिटेल में, लेकिन
उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपके स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। देखो, एग्रीकल्चर कंडीशन गैंगेटिक प्लेन में बहुत ही ज़्यादा वास्टली थी, जो कि आपके इंडस कल्चर से बिल्कुल अलग था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट जो आपके कैनाल्स हैं, डाइक्स हैं, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपके गैंगेटिक प्लेन पे हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 48 का राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट पहला तो सही है बट स्टेटमेंट दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जितने भी स्टूडेंट ने 48 बताया वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 आप सभी देख सकते हो। द अर्लिएस्ट सोर्स डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद एस्ट्रोनॉमी इज। जो सबसे पहला जो सोर्स आपको देखने को मिलता है जिसने आपके एस्ट्रोनॉमी के साथ डील किया है, वो कौन सा था? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। नक्षत्र है आपके, किवांदक सूत्र है, दिघा निकाय है या ज्योतिष वेदांग है। तो याद रखना, जो पहला आपको हमें अर्लिएस्ट सोर्स देखने को मिलता है जो आपके एस्ट्रोनॉमी एक्सक्लूसिवली विद एस्ट्रोनॉमी इज, वो है आपका ज्योतिष वेदांग, यानी कि 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी है। तो जितने भी लोगों ने 49 का डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बलबन से रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। ठीक है, बलबन जो है वो आपके राजा बना था और राजगद्दी पर बैठा था 1266 में। ठीक है, तो यस, ये टाइम पीरियड बिल्कुल सही है। बलबन इसी टाइम पर बैठा था और आपको पता है कि ये आपके स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, पहली चीज़ सही है। दूसरा है बलबन वॉज सोल्ड एज अ स्लेव इन तुर्किस्तान। तो जो बलबन है अपने स्लेव्स को बेचते थे तुर्किस्तान में। बलबन वॉज बॉट बाय इल्तुतमिश इन दिल्ली। बलबन वॉज अ आपके चिल्हागानी तुर्क। तो 3 स्टेटमेंट और हैं जिसमें से आपको साफ सीधे है कि हाँ उसने अपने चहलगानी बनाए थे, इसमें 40 आपके मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और बलबन के बाद आपके कौन यहाँ पर इन्होंने किससे लिया था? इल्तुतमिश से दिल्ली ली थी। ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड सही है। ए, सी और डी, बी आपका यहाँ गलत है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हुआ थर्ड। तो इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सुल्तान हैं वो आप सभी को आने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में तो देखो, उनसे रिगार्डिंग अब आप देख रहे हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से करने हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 50 मैंने आज सेक्शन ए भी दिखा दिया और सेक्शन बी से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। बाकी के जो हमारे 50 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। तो उसके साथ मेरे साथ बने रहो मेरे चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जहाँ पर आपको बाकी के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसको भी हम अच्छे खासे तरीके से पूरे एक्सप्लेन के साथ उस वीडियो में भी करेंगे और सब कुछ एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, कोई भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स को बैच ज्वाइन करना जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, तो व्हाट्सएप नंबर है 8882196980, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप लोग इस नंबर पे ले सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी जितने भी लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया वो सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।